धन्यवाद मीडिया बंधुओं। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही कल हम लोग उड़ीसा में थे और देर रात उड़ीसा से लौटे, लेकिन 3-4 दिन पहले पार्टी के कोर कमेटी के साथियों ने वर्तमान के हालात पे चर्चा की और ये निर्णय लिया कि अब इस पे प्रेस वार्ता करके हमें सख्त एक्शन लेने चाहिए। जो आज का माहौल बना हुआ है, इसे प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो विषय हमारे सामने है, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी उठाए, लेकिन आज उसको संकलित करके हम लोगों ने अपने साथ रखा। केंद्र की सरकार आज के समय को अमृतकाल कहती है कि ये अमृतकाल है, और संविधान पर भी स्थापना दिवस पे एक अच्छा कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में हुआ था। लेकिन क्या ये अमृतकाल वास्तविकता में है, और इस अमृतकाल में अमृत वर्षा हो रही है या जुल्म जाति की इंतहा हो रही है, इस बात को भी आज देश को जानना चाहिए। ये कैसा अमृतकाल है जहां आज भी बुलेट चलाने पे हाथ काट दिए जाते हैं, बारात घोड़ी पर बैठने पर पूरी बारात को अपमानित, पूरे समाज को अपमानित किया जाता है। आज भी सामाजिक रूप से बहिष्कार होता है पूरे पूरे परिवार का, पूरे पूरी जातियों का, पूरे पूरे गांव में। और इसके साथ आज भी बंधुआ मजदूरी जैसे प्रकरण, जो अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिस मामले में संज्ञान लिया था, ये सारे प्रकरण भी हमारे सामने हैं। तो अगर इसको गंभीरता से देखा जाए वैचारिक दृष्टिकोण पर, यह अमृतकाल नहीं है, ये वो काल है जिसमें आज़ादी से पहले के हालातों को पुनः कमज़ोर वर्गों, उनमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई और अन्य जो हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर थोपा जा रहा है। तो सामाजिक जातिगत उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी के शिकार लोग जो हैं, अब उनके मन में हलचल पैदा हो गई है कि अगर वो ज़्यादा दिन चुप रहे तो परिणाम इससे भी बुरे हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से कुछ प्रमुख घटनाएं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आपको ये जानकारी होगी कि हालात क्या से क्या हो गए हैं। ऐसा भी लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए, चंद पूंजीपतियों के लिए या पैसे वाले लोगों के लिए अमृतकाल हो सकता है, या सरकार के चहितों के लिए, बाकी एक बड़े तबके के लिए ये मृतकाल जैसा है कि ना उनकी जीते जी इज्जत है, ना मरने के बाद इज्जत है। दौसा, राजस्थान, बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा और शामली में जिस तरह से बारातों को रोका गया, ये ऐसा लगता है कि जो लोग बारात रोकने वाले हैं वो आज भी इन लोगों को इंसान नहीं मान रहे। इसलिए पूरे समाज पे ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको आज़ादी के बाद भी इस तरह के अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जिस तरह के अधिकारों का प्रयोग संविधान ने अधिकार दिया है और आप कर रहे हैं। और एक दो घटनाओं पे तो मैं गया भी था। मैं मथुरा की घटना पे गया, हालांकि उस पर चर्चा ये भी आई कि बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य बहुजन समाज से लड़ने का नहीं, और मेरी लड़ाई बहुजन दलों के खिलाफ भी नहीं। लेकिन सच ये है, ये कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे समाज का ठेकेदार नहीं हो सकता। समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब आप वोट लेने की इच्छा रखते हो तो गलत को गलत कहने की भी दम आप में होना चाहिए। अगर आप अभी कमजोरी हालात में भी न्याय और सत्य और असत्य के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, तो आप भविष्य में ताकत में आने के बाद कैसे जो है न्याय करोगे, ये भी एक चिंता का सवाल। तो मैं, हमारी टीम
बुलंदशहर की घटना पे भी गई जहां पंचायतें हुई आरोपी के पक्ष में, ये अलग ट्रेंड है। मेरठ की घटना पे गई जहां जो है लड़की की बहन को पीटा गया, लड़के दूल्हे को दूल्हे के भाई को पीटा गया। तो जैसा बाबा साहब कहते थे कि जो ग्रामीण इकाई है वो शोषण की सबसे बड़ी इकाई नजर आ रही, और ऐसे ही प्रकरण राजस्थान में तो बहुत बड़े पैमाने पर, जहां एक आईपीएस को भी अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ी। यानी कि आपका सामाजिक स्तर नहीं बदल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति और संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद भी। जैसे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में हत्या हुई, लखनऊ में गीता कन्नौजिया और उनकी मासूम बेटी दीपिका की गला रेतकर हत्या हुई, एक मुरादाबाद में शेड्यूल कास्ट की बच्ची का अपहरण और उसके साथ दरिंदगी हुई, हमीरपुर में जातिवादी गुंडों द्वारा शेड्यूल कास्ट की महिला को घर में घुसकर दरवाजा तोड़ना और रसोई में पेशाब करना। और आपने ये घटनाएं मध्य प्रदेश में भी सुनी होगी कि आदिवासियों के, दलितों के सर पर पेशाब करने की घटनाएं सामने आई। कासगंज में शेड्यूल कास्ट की 2 बच्चों का अपहरण और छोटी बच्ची की हत्या, कानपुर में विक्की वाल्मीकि को पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटा गया, रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, आगरा कबीर पुलिस चौकी में केदार सिंह सविता की मौत, अयोध्या 60 वर्षीय दलित धुर कुमार पासी की लोहे की रोड से पीट पीट कर हत्या, वाराणसी नीट की तैयारी कर रही बिहार के सासाराम जिले की छात्रा स्नेहा सिंह कुशवाहा की हत्या, और पुलिस ने परिवार को डेड बॉडी भी नहीं दी, अपनी मर्जी से जला दिया और बहुत बाद में मुकदमा दर्ज किया और अभी तक भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। गोरखपुर में 2 वाल्मीकि बच्चों का गला रेतकर हत्या, जालौन में शेड्यूल कास्ट की बच्ची का शव तालाब में मिला, परिवार ने दुष्कर्म हत्या का आरोप लगाया, संभल में पुलिस चौकी के अंदर इरफान की संदिग्ध मौत और परिवार ने पुलिस के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। तो भाई सरकारी योजनाओं का फायदा तो तब लेंगे जब जिंदा रहेंगे। आप एनसीआरबी का डाटा देखो, और ये डाटा देख के डर लगता है कल किसकी कहां से क्या खबर आ जाए। ये कैसा अमृतकाल है जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग स्वस्थ जो है वो सुरक्षित नहीं है। जालौन में एक जो विद्यालय चलाते थे शेड्यूल कास्ट के का एक व्यक्ति, उनकी गला आप देखोगे डरावनी तस्वीर दी, ये हिस्सा नहीं था और अभी तक पुलिस घटना नहीं खोल पाई। ये योजनाओं का लाभ लेना हो या सम्मान की बातें करना हो, कहीं ना कहीं दिखावा महसूस होती है जब हम लोगों की जीवन रक्षा भी, और ये तब है जब पुलिस व्यवस्था है, इंटेलिजेंस है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी, सब कुछ हम पे है। तो बाहर की रक्षा तो ठीक है बॉर्डर की, लेकिन अंदरूनी रक्षा कैसे करेगी सरकार, इसका मतलब इच्छा शक्ति नहीं। राजस्थान के झुंझुनू में दलित युवक को पानी का मटके से पानी पी लेने पर पीट पीट कर मारा गया। धौलपुर में सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह थनवार की संदिग्ध हत्या। बाड़मेर में दलित युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा गया। मध्य प्रदेश में आप वैसे तो धार्मिक तौर पे देश बहुत आगे निकल गया, लेकिन पटेल समाज की हमारी एक बच्ची जो कथावाचक थी उसको भी मना कर दिया गई, वो कथा नहीं कर सकती है क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से, पटेल समाज से आती। छतरपुर में दलित युवक को मंदिर के प्रसाद चढ़ाने पर उसे समाज से निकाल दिया गया। ये ठेकेदार कौन है भाई जो समाज से निकाल देते हैं? या तो संविधान कहता है कि कोई किसी को निकाल नहीं सकता, और कोई किसी के साथ ऐसा अपराध करेगा तो उस पर सजा मिलेगी, तो सजा मिलने के बाद उन्हीं को घर छोड़ के भागना पड़ता है जिनको निकाला गया है। अशोकनगर में आदिवासियों को न्यायालय परिसर में जबरन उठाने की घटना, खुद न्यायाधीश ने कहा कि हमारे सामने ऐसा हो रहा है तो बाद में क्या होगा। ये उदाहरण मैंने आपके सामने से रखे कि आपको पता लगे। मीडिया बंदों को वैसा तो पता है, लेकिन वो बेचारे अपना काम करते, रिपोर्टिंग करते हैं और उसको उठाने काम हमारा। बिहार पूर्णिया में धानुक समाज की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या। झारखंड में दलित शिक्षक संजय दास की दिन दहाड़े हत्या। गुजरात में खटीक समाज की बेटी
को स्कूल की फीस ना भरने पर टॉयलेट के सामने खड़ा किया, जिससे अपमानित होकर उसने आत्महत्या कर ली। तमिलनाडु में शिवगंगा दलित युवक को बुलेट चलाने पर ऊंची जाति के लोगों को नागवार गुजरा, उसके हाथ काट दिए गए। कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन यहाँ तो बुलेट चलाने पे हाथ काटे जा रहे हैं। ये 75 साल बाद हम लोग जो हैं अमृत काल में हैं, इसकी बधाई मैं आप लोगों को भी देता हूँ। जम्मू कश्मीर में के कठुआ में 14 वर्षीय बच्ची शेड्यूल कास्ट की बच्ची का सामूहिक बलात्कार और पुलिस से शिकायत नहीं सुनी। मैंने भी फोन किया, 2 बार आंदोलन हुए, तब जा कुछ लोग गिरफ्तार, अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं। तो यानी कि पुलिस भी अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर। अब मैं धार्मिक क्षेत्र पे आता हूं, क्योंकि धार्मिकता में अभी देश कुंभ में कितना आंकड़ा आया, कितने लोग रहे, इतने लोगों ने कुंभ में स्नान किया। हालांकि कुछ ऐसी भी जानकारियां मिली, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पुलिस ने उसको छिपाया कि बहुत अव्यवस्था कारण बहुत लोगों की जान चली गई। 2-3 घटना एक बार में जिनको छिपाने का प्रयास किया गया। यहाँ दिल्ली में भी रेल दुर्घटना हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई है। मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। तो अमृतसर में आपको याद होगा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ क्या किया गया। बिहार में महाबोधि बुद्ध विहार पर गैर बौद्धों का कब्जा है, वहां वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब तक कुंभ चलता रहा तब तक वो आंदोलन उनका चलता रहा। जैसे ही कुंभ खत्म हुआ तत्काल जो है उनको रात में जाके बुद्धिस्टों को वहां से हटाया गया, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं। आज बुद्धिस्ट समाज में ये चिंता है कि भाई उनके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर सरकार चुप। हालांकि मैंने कई मंत्रियों से बात की थी कि भाई अब तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था का सम्मान करते हैं, दूसरों की आस्थाओं का भी सम्मान। तो ये भी अभी आपके सामने। महोबा में संत रविदास जी की जयंती पे शोभा यात्रा पे हमला। बरेली में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए मुस्लिम धर्म के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं हजरत पैगंबर साहब के खिलाफ जिस तरह के गानों का प्रयोग किया गया। और जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल पर अतिक्रमण करके उनको भी उनके जो है उपासना और पूजा के अधिकार से जो है वंचित रखने का काम किया जा रहा है। कोडरमा में संत रविदास मंदिर के पास सांप्रदायिक तनाव, दूसरे बोर्ड लगा के। और मैंने भी आपको याद होगा पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि सभी धर्मों का सम्मान है। करोड़ों लोग जो संत गुरु रविदास जी को मानते हैं देश और दुनिया में, आपने अवकाश नहीं रखा और नई परमिशन नहीं दी आपने कि वो शोभा यात्रा निकाल लें, नगर कीर्तन कर लें या उसका आयोजन कर लें। कोई परमिशन आपने नहीं दी। और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं, मैंने संविधान की शपथ ली है। मैंने पार्लियामेंट में भी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो शपथ ली थी कि मैं अंतिम व्यक्ति के भी हितों की रक्षा करूंगा विधि के अनुरूप। तो आप ये बताओ, क्या मुस्लिम समाज जिसकी संख्या करोड़ों में है, क्या उसकी कोई धार्मिक आस्था नहीं है? अभी हमने देखा, ऐसा लगता है जिनका राज है उन्हीं की आस्था है, उन्हीं का सम्मान होना चाहिए, उन्हीं का धर्म आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बुद्धिस्टों के बारे में बताया, इस रविदासियों के बारे में बताया, जैन समाज के बारे में बताया। ईसाइयों का तो हाल इतना बुरा है कि वो कहीं अगर अपना कार्यक्रम करें तो कब वो पिट जाए उनको ये नहीं पता। तो उनका संरक्षण तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुस्लिम समाज जो है जिनका इतना बड़ा योगदान है, मैं अपने जिले से शुरू करता हूँ। नगीना, हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र नगीना है, नगीना कस्बा है, उसमें एक सायरन बजता था कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके आते हैं और सुबह अपना रोजा रखना चाहते हैं, तो वो सायरन सुबह के समय 1 मिनट बजता था तो उन लोगों को जानकारी हो जाती कि रोजे का समय हो गया, शहरी का जो उनका कार्यक्रम होता है, और शाम में अफ्तारी के समय कि वो अपने धार्मिक उसको कर लें। 1 महीने कार्यक्रम होता है। मैंने अपने एसएसपी से बात की, उन्होंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो मैंने कहा भाई कोई रास्ता निकालो कि उनका भी काम हो जाए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं गाँव में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, थक जाके सो जाते हैं, तो उनको भी अपना जो है पूजा करने का, अपना जो उपासना करने का अवसर मिल जाए, उनके साथ कोई इस तरह की वो ना हो स्थिति बने। तो उन्होंने कहा सर सरकार का आदेश है कि इस तरह कोई नया वो नहीं होगा, लेकिन वो पुराना चला रहा है, पुरानी परंपरा को सम्मान होता लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आप ये बताओ, मस्जिदों से सारे उतार दिए गए, कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिसपे रोड पे पूरे जुलूस निकलते हैं, जैसे मैंने बरेली का जिक्र किया। लेकिन ऐसा क्या है कि ये कौन सा अमृतकाल है कि दूसरे की आस्था नहीं है और हमारी आस्था है। इस आधार पे अगर हम ये करेंगे तो क्या एक बहुत बड़ी पीड़ा उन लोगों के मन में नहीं पहुंचेगी कि अपने ही देश में आज हमारे साथ गैरों जैसा व्यवहार हो रहा है? क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या हम दूसरों को तकलीफ दे? कौन सा धर्म सिखाता है कि हम किसी को तकलीफ दे के और हम अच्छा काम कर रहे हैं?
मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का माहौल बना के और उनकी धार्मिक आस्था कुचल के और उनको जो है उनमें अविश्वास तैयार करके किस तरफ देश को ले जाना चाहते, तो ये भी मैं आपके सामने विषय भी मैंने रखा कि किस तरह का जो है धार्मिक आधार पे आज के समय में कार्य हो रहा है। और हम तो सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। हमने तो जो भी कहा किसी भी विषय पे वो वही कहा जो पुराणों में लिखा गया है, हमने वही कहा, उपनिषदों में लिखा गया है। हमने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसको आप असत्य साबित कर दे। तो मगर अगर किसी को पीड़ा होगी, जैसी आज पीड़ा मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, ईसाई समाज महसूस कर रहा है, तो उनकी बात कहनी पड़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में ये बड़ा चिंता का सबब है। आपने देखा किस तरह निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां बिल्कुल जीरो हो जा रही है, और इसकी चिंता तो सभी वर्गों में है, दलित पिछड़ों के अलावा भी, आदिवासियों के अलावा भी सभी वर्गों में, सामान्य जाति के लोगों में इसकी चिंताएं हैं कि उनका बच्चा कभी सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा क्योंकि वो रास्ते बंद हो गए। तो उसके बाद लोन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या बुरा हाल है, देखो शेयर मार्केट कहां गिरी इस बार, कितना बुरा हाल हो गया व्यापारी लोगों का भी। लेकिन एक जो है पुरानी सरकारों ने पट्टा जमीन दी थी खेती करने के लिए, जिनसे अपने परिवार का पालन कर लिया जाए। लेकिन अब वो जमीन भी जो है कई जगह पे तो पहले ही कब्जा नहीं कर पाए, सामंतियों ने कब्जा नहीं करने दिया। कई जगह पे अगर कब्जा मिल भी गया तो पूरा दूर से कागज बना के अधिकारियों के जरिए डरा धमका के वो जमीनें छीन ली। और अब कई जगह पे तो सरकार खाली करा रही है। जैसे अभी आते आते मीडिया के साथियों मेरे पास फोन आया श्रावस्ती से कि साहब हम पे जो जमीन थी, पट्टा मिला था पिछली सरकार में, पूर्व की सरकार में, वो जमीन हमसे छीनी जा रही है सर, आप हमारी जान बचाइए, हम लोग कहाँ जाएंगे। और बागपत में ऐसी पट्टों की जमीन सड़क पे आ गई तो वहां के अधिकारियों ने नया खेल शुरू किया। उन्होंने कहा भाई अब ये जमीन जो है ये हाईवे किनारे आ गई, तो अब आप कहीं पीछे जमीन आपको देंगे, आप इसको छोड़ो। जिस जमीन को 40-50 साल में तैयार करके रहने योग्य बनाया, आज उसको छोड़ो, क्योंकि आप हैं कौन उस जमीन पर रहने वाले, आपको तो कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं और मेरे साथियों में ये चिंता है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जमीनें छीनी जा रही हैं, ना कोई जियो है ना कोई ऑर्डर है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। और क्या तो उनकी बात मान लो वरना जान के लाले पड़ जाएंगे, ये भी आपके सामने है। और फिर पूरे मामले को रफा दफा करने में भी अब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो रोल है वो सरकार के कभी कभी नतमस्तक नजर आते, ये भी चिंता का विषय है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने और भीम आर्मी ने ये तय किया है कि 10 तारीख को, 10 मार्च को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अन्याय का प्रतिकार नहीं करोगे तो ये अन्याय कम नहीं होगा, अपितु ये बढ़े। और काशीराम साहब ने भी हमें संघर्ष करना सिखाया, फूले साहब ने, साहूजी महाराज ने, महामना राम सुब्बा वर्मा ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, जन्ना कपूरी ठाकुर ने, सर छोटू राम ने हमें संघर्ष करना सिखाया। तो हमने और हमारी पार्टी ने तय किया है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, महाराष्ट्र में, जहां जहां मुख्यतः सभी जगह पे पार्टी का काम है, संगठन काम है, सभी प्रदेश मुख्यालयों पे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, राज्यपाल जी के को ज्ञापन जो है हमारी पार्टी देगी। और संघर्ष करके जितने जितने विषय उनके प्रदेश में 1-2 महीने के अंदर, ये भी सैकड़ों में होंगे, वो वहां के डीजीपी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी अवगत कराएंगे कि भाई इन लोगों की जान की रक्षा करो, इनको न्याय दो। और ये जो धार्मिक उत्पीड़न आप लोग कर रहे हो, जातिगत आधार पे जो अन्याय हो रहा है, इसको बंद करो। और आर्थिक आधार पे इनके सशक्तिकरण के बारे में सोचो, क्योंकि अगर 75 साल बाद भी लोग बार रहने के लिए घर नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों पे घर नहीं है। आजादी के 75 साल जिन्होंने बिना छत के गुजार दिए हैं, अब वो योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन खामी देखिए क्या है। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल अगर किसी के पास होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ने मोटरसाइकिल, ये अब आप सोचो, किसी ने अपने चलाने के लिए टूटी फूटी मोटरसाइकिल, क्योंकि गांव में सब जगह तो अभी व्यवस्था नहीं है यातायात की, तो कोई 5-7-10 हज़ार में कोई मोटरसाइकिल ले ली कि भाई देर सवेर हो जाए, तो वो भी गया। और जिसका एक भी दीवार अगर
ईंटों की है। भाई सरकार की योजना का तो पता नहीं, लेकिन लोगों ने मेहनत करके लगा दी ईंट, और ऊपर तिरपाल पड़ी है, छप्पर पड़ा है, तो वो भी योजना से बाहर गया। तो इस योजना में खामियां कई हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस योजना में खामियों में बदलाव करें और इसको समझें कि गरीबी क्या होती है। वो भी गरीब है जिसके सर पे, जिसके घर पे तरपाल, भाई जिसकी पक्की छत नहीं है, उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ये आजाद भारत के अमृत काल की जो भाजपा की केंद्र की सरकार कह रही है, स्टेटों की सरकार में जो अन्याय है, और बाकी कल जो उड़ीसा में हुआ, जिस तरह से हमारे लोग गाड़ियां तोड़ी गई, मथुरा में जिस तरह पथराव किया गया, ये तो हम लोगों को सहना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात करेंगे तो ये सामंती व्यवस्था में बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारा मनोबल गिराने के लिए सब चीज़ें करेंगे। इनसे हम लोग डरने वाले नहीं। और हम कैसे डर जाए? हमने लोगों ने तो गोली खाई है भाई। हम डरने के लिए थोड़े काम कर रहे हैं। अगर अपने लिए जी रहे होते तो कहीं छिपके बैठते लोहे के बॉक्स में। हम सड़कों पर इसलिए हैं, सबके बीच में इसलिए जाते हैं कि भाई हमें अपने लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाना है और भाईचारा बना के इन लोगों को राजनीतिक शक्ति इनके हाथ में देनी है। क्योंकि इन लोगों, जिन लोगों को मौका मिला, उन्होंने तो उनका भला नहीं किया होता तो 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधा तो यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए पानी और सर पे छत तो उनके पास होती। ये भी नहीं है। और जो मैंने आपको बताया, कोई हाथ काट देता है, कोई गला काट देता है, कोई इज्जत लूट के अपमान कर देता है। तो ये सब चीज़ें भी, कल तो राजस्थान की एक बेटी जो पीड़ित है वो अपने सम्मान के लिए टंकी पे चढ़ गई। ये है आज़ाद भारत का अमृतकाल का समय। इसलिए मैंने मीडिया के साथियों को अपनी चिंता व्यक्त की। और 10 तारीख को सभी प्रदेश मुख्यालयों पे हमारे साथी भी सुने, क्योंकि अभी हम लोगों ने तय किया था, तो हम अपने साथियों को भी, बिहार में आज़ाद समाज पार्टी के साथियों को कहना चाहते हैं कि उनको भी प्रदेश मुख्यालय पे जो है एक मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है कि अब हम इन अन्याय पे चुप नहीं रहेंगे और सरकार इनकी जानकारी करके और इनको निस्तारण करे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करे और आगे आने वाली घटनाओं को रोके।